हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि क्लास 11th का थर्ड चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक है। अब देखो, फर्स्ट चैप्टर जो है वो अकाउंटिंग डेफिनेशंस, प्रोसेस, लिमिटेशन, एडवांटेजेस से रिलेटेड है कि जो अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिकल रिकॉर्ड है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। और जो सेकंड चैप्टर है वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये सारे आइटम्स डिस्कस किए गए थे। अब देखो, ये जो आइटम्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सारी चीजें हैं, ये बिजनेस में जब रिकॉर्ड होते हैं तो इनके लिए कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो होती हैं कि हर बिजनेस में सेम रूल्स और सेम गाइडलाइंस फॉलो होती हैं कि एसेट्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा, लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट क्या है। बस ये जो रूल्स एंड गाइडलाइंस है ना, ये ही हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला तो आ गया हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और दूसरा हमारा आता है अकाउंटिंग एजम्पशन, एंड द थर्ड वन इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, अब देखो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो पहले भी बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जो एक अकाउंटेंट जो है वो फॉलो करता है बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में जो रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, उन्हें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। और ये जो रूल्स एंड गाइडलाइंस है ना, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब हर बिजनेस में, हर कंपनी में ये एप्लीकेबल हैं, सेम रूल, सेम गाइडलाइंस। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अब देखो, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या हैं, ये वो फंडामेंटल एजम्पशंस हैं जो पहले से ही एज्यूम करके चला जाता है कि हर बिजनेस ने इनको फॉलो किया ही होगा जब अपनी एनुअल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया होगा, अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया होगा। ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस अगर किसी बिजनेस ने इन अकाउंटिंग एजम्पशन को फॉलो नहीं किया है तो प्रॉपर रीजन मेंशन करना पड़ता है कि क्यों नहीं फॉलो किया गया। अब थर्ड आ गया अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हैं, ये बच्चे क्या है कि आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल्स को, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया गया तो कुछ चीजें रियलाइज हुई, कुछ आउटकम सामने आए कि जैसे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हर बिजनेस से रिलेटेड हर चीज जो है फुली डिस्क्लोज होनी चाहिए, या फ्यूचर जो है अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता कल क्या हो जाए, तो हमेशा प्रॉफिट को कंसीडर करके नहीं चलना चाहिए। ये नहीं कि हम ये मान के चले कि बिजनेस में तो बहुत प्रॉफिट होने वाला है तो जहां मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लो। हमेशा क्या करना चाहिए कि हमें एक्सपेक्टेड लॉसेस को कंसीडर करना चाहिए कि मे बी आगे लॉस हो जाए तो क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंगली पहले ही बिजनेस में सेविंग रखी जाए। तो ये कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ रियलाइज की गई और डेवलप की गई। और ये जो चीजें हैं ये चेंज होती रहती हैं जैसे जैसे टाइम बदलता है, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है, ताकि हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मोर क्वालिटेटिव बना सकें। ठीक है, अब देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड गाइडलाइंस, अकाउंटिंग एजम्पशंस जो फंडामेंटल एजम्पशंस हैं, हर बिजनेस को फॉलो करना है, ये एज्यूम किया जाता है। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस, तीनों को मिला के हम जो कॉमन एक वर्ड यूज करते हैं वो होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब ये वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको जनरली एक्सेप्ट किया गया, हर जगह इसको एक्सेप्टेंस मिली है, हर बिजनेस इनको फॉलो करता है, हर कंट्री में ये अप्लाई होती हैं। Next is features of accounting principles. So the first feature is that accounting principles are man-made. ये मैन मेड है, इनको ह्यूमन ने बनाया है, ना तो इनको नेचर ने बनाया है, ना ही किसी लेबोरेटरी में बन के रेडी हुए हैं। तो जैसे जैसे ह्यूमन ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन किया, नई नई सिचुएशंस को फेस किया, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डेवलप किया। सेकेंड इज फ्लेक्सिबल। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। तो जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, वैसे वैसे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में चेंज आएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जनरली एक्सेप्टेड है, हर बिजनेस में इनको एक्सेप्टेंस दी है, हर कंट्री ने इनको एक्सेप्टेंस दी है। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली तभी एक्सेप्टेबल होंगे जब ये 3 क्राइटेरिया को मीट करेंगे। सबसे पहले है रेलिवेंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रेलिवेंट होने चाहिए। अब देखो रेलिवेंट कब होंगे, जब इनको इन रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करके ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे।
ठीक है, तभी हम कहेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रेलिवेंट है। नेक्स्ट आ गया ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव कब है? जब वो पर्सनल बायसनेस से फ्री होंगे। ये नहीं कि इनको रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अकाउंटेंट अपनी पर्सनल ओपिनियन या प्रेफरेंस दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल बायसनेस से कि फ्री होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। नेक्स्ट इज फिजिबल, कि फिजिबल मीन्स कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करना इजी होना चाहिए, मतलब इन रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और ना ही ये कॉस्टली होने चाहिए, तभी इनको कहेंगे कि हाँ ये जनरली एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट इज नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जरूरत क्या है? सबसे पहले है अपने फाइनल अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी लेके आनी। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स मीन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में यूनिफॉर्मिटी लेके आनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। मतलब एसेट्स, लायबिलिटीज, जो भी उसमें आइटम्स जो रिकॉर्ड करते हैं वो उनकी ट्रीटमेंट एक जैसी हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब सेम रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो किया होगा। सेकेंड इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिलायबल बनाना, जिसपे ट्रस्टवर्दी हो, जिसपे विश्वास किया जा सके, जो एक यूजर्स को मीनिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो ये कब पॉसिबल है? जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे। और तीसरी हमारी आ गई अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेरेबल बनाने के लिए। अब देखो कंपैरिजन किस में होता है? जब सेम चीजें होती हैं। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सेम रूल्स और सेम गाइडलाइंस होगी तो हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या फिर एक साल के रिजल्ट को दूसरे साल के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और द लास्ट वन इज टू ब्रिंग एक्यूरेसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा तो क्या होगा? एरर के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बिल्कुल करेक्ट रिकॉर्ड होगा। तो इससे क्या आएगी? एक्यूरेसी आएगी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, एरर्स नहीं होंगे। तो ये हमारे अकाउंटिंग एजम्पशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग एजम्पशंस की। तो सबसे पहली एजम्पशन है वो है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। देखो इस एजम्पशन में ये एज्यूम किया जाता है कि जो बिजनेस है वो फॉरसीबल फ्यूचर के लिए चलता रहेगा, मतलब नियर फ्यूचर ये चलता रहेगा, इसको बंद करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, कोई इरादा नहीं है बिजनेस को बंद करने का। हाँ, अगर कुछ ऐसा एविडेंस हाथ में आता है जिसकी वजह से बिजनेस को बंद करना पड़ रहा है, फिर और कंडीशन है कि मान लो गवर्नमेंट ने बिजनेस का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया, तब बात और है। अदरवाइज बिजनेस को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, और इसी के बेस पे जो बिजनेस में खर्चे होते हैं, जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको टू डिफरेंट वे से ट्रीट किया जाता है। कुछ एक्सपेंडिचर्स को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं और कुछ एक्सपेंडिचर्स को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सपेंडिचर जो है, मशीन परचेज की, वो भी एक खर्चा है। फर्नीचर खरीदा या फिर सैलरी पे की है एम्प्लॉइज को, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, आते तो सारे एक्सपेंडिचर्स में है, लेकिन इन एक्सपेंडिचर्स में कुछ डिफरेंस होता है। कुछ को कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हुए? जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देंगे और जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, और इनको बैलेंस शीट में शो किया जाता है। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं उनका बेनिफिट हमारा उसी साल, जिस साल खर्चा हुआ है उसी साल बेनिफिट भी कंज्यूम हो जाता है, और ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ हम लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैंने यहाँ लिखा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये एक हमने लिखा यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बैलेंस शीट में शो होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अब देखो सपोज कर लो कि मशीन परचेज की है 5 लाख की, हमने 5 लाख मशीन परचेज की। उसकी जो यूजफुल लाइफ है, हर एसेट की एक यूजफुल लाइफ होती है। ठीक है, क्योंकि विद टाइम जो एसेट है उसकी वैल्यू कम होती रहती है, तो यूजफुल लाइफ मान लो कि उसको 10 साल, मतलब ये जो मशीन है ये एटलीस्ट 10 साल तो चलेगी। अब देखो डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ? डेप्रिसिएशन का मतलब कि एसेट की वैल्यू में गिरावट आनी। तो अगर 10 साल के हिसाब से देखा जाए तो मशीन की वैल्यू, जो परचेजिंग प्राइस था वो 5 लाख था, और 10 साल ये चलेगी, इसका मतलब हर साल डेप्रिसिएशन जो हो रहा है वो हो रहा है 50,000। इसका मतलब पहले साल 50,000 वैल्यू कम होगी, दूसरे साल फिर से 50,000 वैल्यू कम होगी, और तीसरे साल फिर से वैल्यू 50,000 कम होगी। तो इससे क्या हुआ कि जो हमने ये जो डेप्रिसिएशन है ये हर साल जो है उसकी वैल्यू में गिरावट आ रही है। अब देखो जब यहाँ पे मशीन हमने परचेज की थी तो इसको हम एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर शो करेंगे।
मतलब बैलेंस शीट में शो करेंगे। लेकिन ये जो वैल्यू कम हो रही है एज अ डेप्रिसिएशन, इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में इस एक्सपेंस को शो करेंगे। ये एक एक्सपेंस है, खर्चा है। इससे क्या हुआ कि ये जो मशीन की ये जो कॉस्ट है, ये हमने 10 सालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है ना, कि 50,000 करके हम लोग उसकी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि एक साल में ये खर्चा नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। अब देखो इसका गोइंग कंसर्न एजम्पशन से क्या लेना देना है। पहले तो बच्चे मशीन की जो यूजफुल लाइफ है वो 10 साल हमने एज्यूम की थी। पहली बात तो ये पक्का है ऑनर को कि 10 साल तो बिजनेस चलेगा ही चलेगा, उससे ज्यादा ही चलेगा, इसलिए वो 10 साल एज्यूम करके बैठे हैं उसकी यूजफुल लाइफ। दूसरी चीज आती है कि अगर हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं करेंगे, अगर इसको आम खर्चे की तरह ही लेंगे, तो एक पहले ही साल में 5 लाख का खर्चा, मतलब कि एक बिग लॉस होगा पहले साल। और ये क्या है, इतना लॉस तो पहले साल यूजर्स को भी कोई डिसीजन लेने में कोई हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है। क्या इन्वेस्ट करेगा कोई बिजनेस में। तीसरी चीज आती है कि अगर मान लो बिजनेसमैन के ऑनर के दिमाग में चल रहा है कि जी ये तो 2 साल में बंद होने वाला बिजनेस, 3 साल में बंद होने वाला है, तो क्या इतना बड़ा खर्चा वो करेगा मशीन पे। इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे अगर हमारे माइंड में यही चल रहा है कि ये तो 2 या 3 साल में बंद होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को अज्यूम करना पड़ता है इन चीजों के लिए कि हमारा जो बिजनेस है, चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, बिजनेस हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो तो आपको केस स्टडी आएगा, नॉर्मल तो आएगा नहीं कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन एक एक्सप्लेन करो। तो अगर मान लो केस स्टडी में इस पॉसिबल फ्यूचर की बात चल रही है या नो इंटेंशन टू क्लोज अ बिजनेस की बात चल रही है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, अगर कैपिटल और एक्सपेंडिचर रेवेन्यू इन एक्सपेंडिचर्स की अलग अलग की 2 डिफरेंट वेज हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर इसकी कोई बात हो रही है उस केस स्टडी में, या फिर कह लो कि अगर मान लो यूजफुल लाइफ की बात चल रही है यहाँ पे इस तरह से, तो समझ जाना कि वो किसकी बात, उस केस स्टडी में कौन सी अजम्पशन की बात हो रही है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन की, ठीक है। सेकेंड हमारी एजम्पशन आती है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। देखो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, रेगुलरिटी। हम कहते हैं कि हमें अगर कोई गोल अचीव करना है तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हमें कॉन्टिन्यूसली काम करना है उस पर, ठीक है। उसी तरह ये एजम्पशन में कहा जाता है कि अगर, अब देखो अकाउंटिंग में कुछ चीजें होती है जिनके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और अगर एक बार कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस या मेथड को सिलेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो सालों साल वही मेथड को अप्लाई करना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको इजीली कंपेयर किया जा सके और ज्यादा अच्छे से समझा जा सके, ठीक है। लेकिन हाँ एक कंडीशन है कि उनको अगर लॉ ने या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने ही डिक्लेयर कर दिया कि जी ये वाला मेथड जो है ना हमारा ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा बिजनेस के लिए, तब हमारा बिजनेस जो है चेंज कर सकते हैं मेथड को, अदरवाइज नहीं। या फिर बिजनेस को लगे कि हमें मेथड चेंज करने से हम ज्यादा मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन देंगे, अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, तब इन 2 कंडीशंस में वो मेथड चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एक बार बिजनेस मेथड सिलेक्ट कर लिया तो ईयर आफ्टर ईयर वही मेथड रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के, डेप्रीसिएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारा रिटर्न डाउन मेथड और एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। और अगर एक बार बिजनेस ने इन दोनों मेथड्स में से एक मेथड सिलेक्ट कर लिया तो सालों साल वही मेथड यूज करना है। अब देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने लिया स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिया रिटर्न डाउन मेथड। अब देखो दोनों मेथड्स में हम करेंगे मशीनरी की ट्रीटमेंट, सेम ही मशीन की ट्रीटमेंट हम दोनों मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हमने मान लो यहाँ पे लिया है मशीन परचेज की, वही 5 लाख की मशीन परचेज करते हैं, और जो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है, मतलब रेट डेप्रीसिएशन का मतलब हुआ कि सपोज है कि हर साल जो मशीन है वो 10% कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज लेते हैं कि जी मशीन की कॉस्ट कितनी है, परचेजिंग प्राइस मशीन का कितना है 5 लाख, और जो रेट है डेप्रीसिएशन का वो भी हमारा कितना है 10%, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या किया, जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मशीन की जो कॉस्ट है फर्स्ट ईयर में,
पहले साल। देखो पहले साल मशीन की कीमत कितनी है 5 लाख, जितना हमने परचेजिंग प्राइस था। दूसरे साल मशीन की कॉस्ट कितनी आ गई हमारी कि 5 लाख में से हमने 50,000 हमने माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन है। क्यों डेप कहां से आया ये कि 5 लाख की मशीन थी और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है 10% हर साल कम होती है। इसका मतलब हर साल वो कितना कम हो रही है 50,000। तो हमारी मशीन की कीमत कितनी आ गई 4,50,000। अब देखो हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन है वो हर बार परचेजिंग प्राइस पे ही निकलता है। हर साल इसी प्राइस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। इसका मतलब सेकेंड ईयर जो है हमारी मशीन की प्राइस आई 4,50,000। अब देखो तीसरे साल अब प्राइस कितनी रह गई है, बुक वैल्यू कितनी रह गई है 4,50,000। उसमें से 50,000 फिर से डेप्रिसिएशन के तरह चला गया हमारा। ठीक है, अब हमारी जो मशीन की बुक वैल्यू है वो 4 लाख रह गई। अब फोर्थ ईयर की बात करें तो फोर्थ ईयर में 4 लाख हमारी बुक वैल्यू मशीन की हुई, फिर से 50,000 कम हो गया। अब मशीन की वैल्यू कितनी रह गई है 3,50,000। ठीक है, अब यहां आ जाओ। यहाँ पे कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ मशीन, पहले साल कीमत कितनी थी 5 लाख। ठीक है, 5 लाख हो गया। सेकेंड ईयर में हमारी कॉस्ट आ गई 5 लाख। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगाया ये वाला 10%, तो 50,000 हमारी कम हो गई। तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में हमारी जो वैल्यू है बुक वैल्यू जो है मशीन की वो आई 4,50,000। और देखो रिटर्न डाउन मेथड में क्या चेंज आता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, कि जो रिटर्न डाउन मेथड होती है ना, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, मतलब इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसका मतलब मशीन अब जो है बुक वैल्यू इतनी है और इस पे जब डेप्रिसिएशन 10% हुआ, 10% मतलब एक जीरो ही हटानी है, मतलब इसका 10% लेंगे, इसका मतलब 45,000 डेप्रिसिएशन हुआ। तो तीसरे साल के स्टार्टिंग में हमारी कितनी कॉस्ट रह गई 4,05,000। अब अगले साल का डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज करेंगे, 10% इसका निकालेंगे। इसका मतलब चौथे साल मशीन की प्राइस कितनी रह गई, बुक वैल्यू कितनी रह गई, ये थी, और इसमें से हमने इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया थर्ड ईयर का, तो फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में बुक वैल्यू कितनी रहेगी 3,64,500। ये देखो ये मेथड है डिफरेंस। अब स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें तो हर साल हमारा डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट हो रहा है 50,000 50,000 50,000, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या है 50,000, फिर 45,000, उसके बाद 40,500, और यहाँ पे मशीन की जो बुक वैल्यू है वो हमारी ये चीज है 4,50,000 4 लाख 3,50,000, और यहाँ पे जो मशीन की बुक वैल्यू है वो यहाँ पे ये शो हो रही है। तो सब कुछ अलग अलग है। और अगर मान लो बिजनेस कहे कि हमें 2 साल ये मेथड यूज करेंगे और उसके बाद ये वाला मेथड यूज करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। हम लोग कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स को। तो इस तरह से अगर एक बार मेथड अडॉप्ट कर लिया तो वही मेथड जो है सालों साल वही मेथड रहेगा, हम चेंज नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड कि वो 2 लॉ और की कंडीशन ना हो और मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन की कंडीशन ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है एक्रूवल एजम्पशन। अब देखो इस एजम्पशन के अकॉर्डिंगली जो ट्रांजेक्शन्स को हम कब रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू, जब गुड्स प्रोवाइड की जाएंगी या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी हम उसी टाइम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट एक्सचेंज हुआ है या नहीं हुआ है इसको नहीं कंसीडर किया जाएगा, कि कैश रिसीव किया है कि नहीं किया, पे किया है कि नहीं किया है, इस चीज को नहीं देखा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब रेवेन्यू को कब रेवेन्यू मानेंगे, जब सेल कंप्लीट होगी इसके रिगार्डिंगली या कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है ये कंसीडर नहीं होगा। उसी तरह एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस तब कब माना जाएगा, जब उसके अगेंस्ट कुछ ट्रांजेक्शन हुई है उसके अगेंस्ट। ठीक है, पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है ये कोई मायने नहीं रखेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। अब देखो यहाँ पे हमने लिया एक बायर लिया और यहाँ पे हमने लिया एक सेलर। अब देखो जो गुड्स हैं वो सेल हुई हैं, सेलर ने गुड सेल की हैं, और ये जो सेल हुई है ये हुई है 4 अप्रैल को।
ठीक है। लेकिन जो बायर ने सेलर को जो कैश पेमेंट की है, जो सेटलमेंट की है ट्रांजेक्शन की, वो की है 15 अप्रैल को। अब देखो ये ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड होगी, तो ये ट्रांजेक्शन एक्रूअल एजम्पशन के अकॉर्डिंगली 4 अप्रैल को ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, जब एक्चुअल में गुड्स जो हैं सेल की गई हैं, प्रोवाइड की गई हैं बायर्स को, ठीक है। इसका मतलब ये जो सेलर है इसको अपना रेवेन्यू कब मानेगा, 4 अप्रैल को, और बायर जो है इसको अपना एक्सपेंस कब मानेगा, 4 अप्रैल को, जब एक्चुअल में गुड्स जो हैं सेल हुई हैं। हालांकि बायर ने कैश पेमेंट 15 अप्रैल को किया है, लेकिन हम ट्रांजैक्शन 4 अप्रैल को ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसका मतलब सेलर के लिए ये क्या हो गया, ये एसेट हो गया, क्योंकि फ्यूचर में कभी ना कभी ये पैसा बायर वापस करेगा ही करेगा। तब तक कब तक के लिए, 4 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक ये सेलर के लिए एसेट रहा। और बायर के लिए ये इन दिनों क्या रहा, बायर के लिए ये रही लायबिलिटी, क्योंकि बायर ने पेमेंट करनी थी अभी, जो कि 15 अप्रैल को की है। तो ये थे हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।